जो भी चुनाव हुआ आपने देखा, उस चुनाव में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की 1984 के बाद अगर सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी को मिला किसी भी लोकसभा चुनाव में 1984 के बाद, तो वो 2024 के लोकसभा चुनाव में चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में मिला। हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय अध्यक्ष, हमारे बीच में हमारे आदरणीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियान जी, हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय अशोक अरोड़ा जी, हमारे करनाल के सभी सम्मानित नेतागण, मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा क्योंकि आप लोग बैठे हैं, हम सब साथ चलेंगे अभी। सभी हमारे सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, और सभी पार्टी के हमारे सम्मानित कार्यकर्तागण, साथियों, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आज भाषण का समय नहीं, ना ये कार्यक्रम भाषण का है, क्योंकि हम तो निकले हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से इस 10 साल के उनके कार्यकाल का हिसाब मांगने के लिए। हरियाणा मांगे हिसाब। जब ये कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कार्यक्रम और प्रदेश कांग्रेस कार्यक्रम का सुझाव प्रस्तावित किया, सुझाव दिया, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस कार्यक्रम को चंडीगढ़ में जब इस कार्यक्रम की घोषणा करी विधिगत, और जब ये तय हुआ कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम जाएंगे, तो हरियाणा कोने कोने से सभी के बुलावे आए कि एमपी साहब आप यहाँ से शुरू करो, आप इस कोने से शुरू करो, आप इस विधानसभा क्षेत्र से शुरू करो। लेकिन ये निर्णय हमने लिया कि इस कार्यक्रम को अगर शुरू करने के लिए अगर कोई उपयुक्त स्थान है जहाँ से शुरू किया जाए, क्योंकि 10 साल आज हरियाणा जो विकास की खुशहाली की पटरी से उतर गया, आज जो लोगों के चेहरे पे रौनक होता था, आज वो रौनक छिन गया हरियाणा में। उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो दोनों मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री जो करनाल से जनप्रतिनिधि, वो जिम्मेदार हैं। तो हम ये सवाल लेके सबसे पहले हमने कहा शुरुआत करेंगे तो करनाल से शुरू करेंगे, और जब हमने यहाँ से शुरुआत करने के लिए हमने घोषणा करी करनाल से शुरू करेंगे, तो मैं देख रहा था नायब सिंह जी की प्रेस स्टेटमेंट आई कि हरियाणा मांगे हिसाब। बोला किस चीज़ का हिसाब? अब किस चीज़ का हिसाब? हिसाब तो आपको देना पड़ेगा, हरियाणा की जनता को देना पड़ेगा। प्रजातंत्र में अगर जनता को हिसाब नहीं दोगे तो मुख्यमंत्री जी किसको हिसाब दोगे? आप ये भी बताओ इस बात का हिसाब कि आज 10 साल के बाद आपकी सरकार के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? क्यों भारत सरकार संसद में फरवरी के सत्र में भारत सरकार ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि 28 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और कांग्रेस की हुड्डा सरकार के मुकाबले 3 गुना बेरोजगारी हरियाणा में इस वर्ष है। पिछले 5 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में 37.3% बेरोजगारी दर। आज हरियाणा के नौजवान को आपने बेरोजगारी की गर्त में उनके भविष्य को चौपट करने का काम किया। हरियाणा मांगे हिसाब। आज हरियाणा का नौजवान कहीं डिप्रेशन की तरफ, कहीं नशा आ गया। पंजाब से ज्यादा नशा हरियाणा में। हरियाणा मांगे हिसाब कि पंजाब से आगे नशे में हरियाणा क्यों निकला? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों हुई? हरियाणा मांगे हिसाब कि आज बेरोजगारी में इतनी निराशा हो गई हरियाणा के नौजवानों को कि गांव के गांव खाली हो गए। विदेश की तरफ पलायन हरियाणा का नौजवान कर रहा है। जो नौजवान जान जोखिम में रखकर देश की सीमा पर जाकर फौजी बढ़ के देश का गौरव ऊपर करने का सपना अपने दिल में रखता था, आज वो अपनी जान हथेली में रखकर अपना घर बार सब कुछ बेचकर डंकी के रास्ते पनमा के जंगलों से होते हुए अमेरिका में घुसता है तो पटाखे छूटते हैं गांव में। ऐसी स्थिति बन गई। देश में सबसे ज्यादा पलायन आज हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। ऐसा आपने हरियाणा में मंजर बना दिया हरियाणा के नौजवानों के लिए।
तो हिसाब तो इनसे पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा, हिसाब इनसे लेना पड़ेगा। हरियाणा मांगे हिसाब कि देश में सबसे ज्यादा अपराध दर आज हरियाणा में क्यों है। कल गृह मंत्री आ रहे हैं, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं हरियाणा में, महेंद्रगढ़ में। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके महकमे ने, उनके मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी करी, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट, उसके अनुसार देश में सबसे ज्यादा फिरौती दर, देश में सबसे ज्यादा अपहरण दर, सबसे ज्यादा डकैती दर और देश में दूसरे नंबर पर हत्या दर, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर आज हरियाणा में क्यों हो गया 10 साल के बाद। 10 साल का क्या कार्यकाल आपका रहा कि आज दहशत, एक एक करनाल में, पानीपत में, पूरे प्रदेश में एक एक व्यापारी के पास आज फिरौतियों की कॉल आ रही हैं। जब चौटाला शासन देखा हमने, चौटाला राज, उस समय भी कानून व्यवस्था का दिवाला निकला हुआ था, लेकिन उस समय फिरौतियों की कॉल आती थी जेलों से। अब फिरौतियों की कॉल आ रही हैं जेलों से, कहीं विदेशों से, कहीं सड़कों से, कहीं मोटरसाइकिलों से, कहीं गाड़ियों से। आज ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा के अंदर। हरियाणा मांगे जवाब। आज देश में सबसे ज्यादा जन विरोधी पोर्टल, ये सबसे ज्यादा जन विरोधी पोर्टल हरियाणा में क्यों लागू किए गए। गरीब आदमी को तो आप जन सुविधाएं दो, उनके घर पे पहुंचकर उनकी सुविधाएं देने का आपको काम करना चाहिए था, लेकिन उनको कागजों में, पोर्टलों में, आईडियो में आपने उलझा दिया और इन आईडियो को भ्रष्टाचार का अपने केंद्र बनवा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जब अमित शाह कल आए तो ये बताएं, ये फैमिली आईडी और पहचान पत्र ये गुजरात में क्यों नहीं लागू हैं। गुजरात में आपकी सरकार है, आप गुजरात मॉडल का काम करते हैं, नाम लेते हैं, गुजरात में तो लागू नहीं। ये सारी चीज हरियाणा में लागू कर दी। हरियाणा गरीब आदमी की कमर तोड़ने का काम इन पोर्टलों के माध्यम से आपने क्यों किया। हरियाणा मांगे हिसाब। हरियाणा हिसाब मांगे कि आज भ्रष्टाचार, एक के बाद एक घोटाले लगातार हरियाणा में, कहीं डाडम खनन घोटाला, कहीं यमुनानगर खनन घोटाला, कहीं शराब घोटाला, कहीं मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, अमृत योजना घोटाला, कहीं स्मार्ट सिटी का घोटाला। करनाल में भी हम देख रहे हैं स्टार स्मार्ट सिटी के नाम पर। आज हरियाणा भी हिसाब नहीं मांगता, करनाल भी हिसाब मांग रहा है। क्या हुआ स्मार्ट सिटी के नाम पर। आज बारिश हुई थी, पानी भर गया पूरे शहर में, चारों तरफ जाम, एक भी पार्किंग नहीं बनी करनाल में। हरियाणा मांगे हिसाब कि आज इतना भ्रष्टाचार कि डबल इंजन से बीजेपी और जेजेपी ने लूटने का काम किया, दुष्यंत चौटाला ने और बीजेपी के मंत्रियों ने। और लूटने के बाद जब गठबंधन टूटा इलेक्शन से एन पहले, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे, और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। दोनों मिलकर लूट गए, इलेक्शन से पहले गठबंधन तोड़ के लोगों के बीच में आ गए। 5 साल तक आपको ना एक दूसरे घोटालों के राज नहीं पता थे, मिलजुल के आपने लूट लिया। हरियाणा मांगे हिसाब कि हरियाणा में हर वर्ग को सड़क पे क्यों आना पड़ा इन 10 साल में। हर वर्ग के साथ इतना अन्याय क्यों हुआ, हर वर्ग के साथ की इतनी अनसुनी क्यों हुई। देश के इतिहास में लिखा जाएगा, काले इतिहास में लिखा जाएगा कि एक सरकार थी हरियाणा में, बीजेपी की सरकार, जिस सरकार में छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को धरने पे बैठना पड़ा। 500 स्कूल बंद कर दिए, 5000 स्कूल बंद कर दिए, मर्ज कर दिए, 500 स्कूलों में धरने हुए। मैं खुद गया कई धरनों पे। छोटे छोटे बच्चे, कोई फर्स्ट क्लास का, कोई नर्सरी का, कोई सेकंड का, स्कूल के बाहर महीने महीने 2-2 महीने धरनों पे बैठे। देश में ऐसा काला इतिहास नहीं लिखा गया। स्कूल के बच्चों से लेकर और हमारी बेटियों तक, जिनको दिल्ली जंतर मंतर पे जाकर न्याय के लिए धरने देना पड़ा और जिनको घसीटवाने का काम आज सरकार ने किया, आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। सरकार तो केवल न्याय के लिए होती है, न्याय दिलाना सरकार का काम होता है। बेटी बचाओ का नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अगर कोई आरोपी दुष्कर्म का आरोपी कोई भाजपा का सांसद है, जैसे बृजभूषण सांसद थे, या भाजपा के मंत्री हैं जैसे संदीप सिंह मंत्री हरियाणा के, अगर भाजपा का सांसद और भाजपा का मंत्री है तो बेटी मत बचाओ, भाजपा के पदाधिकारियों को बचाओ। ये कैसा अन्याय है। और अन्याय के खिलाफ बेटियों को धरने देने पड़े, चाहे छोटे स्कूल के बच्चों से लेकर हमारी बेटियों तक, किसान से लेकर 750 किसानों की जान चली गई।
लेकिन आज तक सहानुभूति के दो शब्द कहने की इजाजत भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी पदाधिकारी को नहीं दी। किसान से लेकर कर्मचारियों तक, कर्मचारियों से लेकर सरपंचों तक, कौन सा ऐसा वर्ग है, आड़तियों से लेकर सफाई कर्मचारियों तक, आशा वर्करों, आशा आंगनवाड़ी तक, जिन पे लाठियां नहीं बरसाई सरकार ने। ऐसी कैसी अन्यायी सरकार, ऐसी कैसी सरकार, ऐसी इतनी बड़ी क्या अनसुनी। प्रजातंत्र में तो लोगों के विश्वास से सरकार चलती है, लोगों के मान सम्मान से सरकार चलती है, लेकिन 10 साल तक हर वर्ग को आपने सड़क पे घसीटा और हर वर्ग को की अन्याय की मांग का जवाब आपने लाठियों से देने का काम किया। इसीलिए हरियाणा मांगे हिसाब, हरियाणा मांगे हिसाब कि इस सरकार में हमारे दलित और पिछड़े भाइयों का के अधिकारों को आपने क्यों छीनने का काम किया। आपने देखा गरीब आदमी की सारी स्कीम्स खत्म कर दी। सबसे पहले इन्होंने 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम आते ही खत्म कर दी। वजीफे की स्कीम को इन्होंने लगभग खत्म करने का काम किया और उसके पानी की पीने की टंकी टूटी की स्कीम को इन्होंने खत्म करने का काम किया। और आपने देखा सरकारी पद, सरकारी नौकरी बैकडोर से या तो समाप्त की गई इनकी सरकार में, या खाली पड़ी हैं, और या उलझा दी, और या कच्चों में कच्ची भर्ती, कौशल निगम, हरियाणा कौशल निगम कच्ची भर्ती, शोषण किया जा रहा है हरियाणा के नौजवान का। अग्निपथ योजना, फौज की भर्ती भी कच्ची हो गई। हरियाणा मांगे हिसाब, तो हरियाणा हिसाब मांग रहा है, तो हरियाणा हिसाब मांग रहा है। इस सरकार से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, हिसाब मांगे कि नहीं मांगे इस सरकार से? 10 साल हरियाणा की ये दुर्दशा क्यों हुई, इस बात का हिसाब ये इस सरकार से मांगने के लिए निकलेंगे। और भाई हिसाब भी मांगेंगे। और ये भी बात सही है कि अगर आशा है हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी से आशा है। हरियाणा में अगर हालात बदलेंगे तो हाथ बदलेगा हालात। हरियाणा मांगे हिसाब और कांग्रेस से ही है आज। तो भाई ये हिसाब भी मांगेंगे, हिसाब भी मांगेंगे। और आज देश में सबसे ज़्यादा, जैसा कि कहा प्रदेश अध्यक्ष जी ने, देश में सबसे ज़्यादा अगर वोट पूरे 28 के 28 राज्यों में किसी एक जगह, एक प्रदेश में 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत अगर विपक्ष को दिया है तो इस लोकसभा चुनाव में 47.6% मत बीजेपी से भी ज़्यादा, बीजेपी से 2% ज़्यादा मत हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मिला है। तो बहुत दिल खोल के आपने आशीर्वाद दिया। लेकिन अब ये 3 महीने के बाद ये जो विधानसभा चुनाव है, इस आशीर्वाद को हम निष्कर्ष तक लेके जाएं, हरियाणा में बदलाव लाएं, परिवर्तन हो, हर वर्ग खुशहाल हो। इसकी लड़ाई हमें लड़नी है। उस लड़ाई के लिए आप सब यहाँ पहुँचे हैं। अभी हम चलेंगे, अपनी पदयात्रा प्रारंभ करेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, इस लड़ाई में, इस संघर्ष में आप सबका आशीर्वाद हो तो एक बार हाथ खड़ा करके आप बताओ इस आशीर्वाद। और दूसरा मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद और ये लड़ाई मिलजुल के लड़ेंगे। आपको और हमको मिलकर लड़नी है। कांग्रेस का जो कार्यक्रम ये दिया गया है, ये केवल कार्यक्रम कोई पदयात्रा ही नहीं है। हर कार्यकर्ता को डोर टू डोर प्रोग्राम के माध्यम से, मैं तो आज यहाँ करके करनाल विधानसभा से अगली विधानसभा में चला जाऊंगा, मगर हर घर में आपको पहुंचना है। हर घर में कांग्रेस के नेता भी पहुंचे, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंचे। हर घर में आप पहुंचना। मैं हर विधानसभा में पहुंचूंगा, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। बहुत आपका आशीर्वाद मिला। हरियाणा में 5 लोकसभा सांसद हम जीत के आए, लेकिन 10 के 10 लोकसभा सीटों पे कांग्रेस के मत प्रतिशत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और भाजपा के मत प्रतिशत में हर विधानसभा क्षेत्र और हर लोकसभा क्षेत्र में जबरदस्त गिरावट आई। मुझे भी बहुत आशीर्वाद मिला। देश में कांग्रेस पार्टी की दूसरी बड़ी जीत के रूप में बहुत आशीर्वाद आपने दिया है। आज मैं समझता हूं कि इतना जितना आशीर्वाद, वो जीत आपके मेहनत की जीत थी, आपके आशीर्वाद की जीत थी। मुझे पता है कांग्रेस के कार्यकर्ता, पिछली बार भी थोड़ी कसर रह गई थी तो 5 साल तक आपने उस बात को अपने मन में लिया कि इस बार जीत बड़ी होनी चाहिए।
तो आज हरियाणा में तो मैं समझता हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूं। जो आपने आशीर्वाद जो दिया है, मैं नहीं रुकूंगा जब तक हरियाणा के अंदर बदलाव नहीं हो। जब तक किसी ने पूछा कि आपका क्या लक्ष्य है, मेरा एक ही लक्ष्य है, हरियाणा बचना चाहिए, हरियाणा का भविष्य बचना चाहिए, हरियाणा के नौजवान का भविष्य बचना चाहिए, हरियाणा के किसान का सम्मान बचना चाहिए, हरियाणा की हमारी बेटियों का मान सम्मान बचना चाहिए, और हरियाणा में संविधान बचना चाहिए। हरियाणा में जय जवान जय किसान जय संविधान का वो नारा बचना चाहिए। ये संघर्ष है, परिवर्तन लाना संघर्ष है। इस संघर्ष के लिए जो कुर्बानी मुझसे होगी एक कार्यकर्ता के लिए, मुझे तो आपने बहुत बड़ा आशीर्वाद देकर लोकसभा में पहुंचा दिया। जो जितनी मेहनत होगी, जितनी कुर्बानी होगी, मैं देने को तैयार हूं। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये समय, ये 80 दिन का समय, 90 दिन का समय बचा है। 10,000 मीटर की रेस में हम आखिरी 80-90 मीटर में पहुंच गए, हम आगे हैं। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा से ज्यादा मत प्रतिशत हमें मिला, भाजपा से ज्यादा विधानसभा सीटों पर बढ़त हमें मिली। लोकसभा चुनाव में हम आगे हैं, हम भाजपा से आगे हैं, काफी आगे हैं। लेकिन आखिरी 80 मीटर की जो रेस है, इस रेस में जो आगे निकल जाएगा 10,000 मीटर की दौड़ में, वो विजयी कहलाएगा। परिवर्तन लाना है तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि हाथ से हाथ जोड़ो। जो आपने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में सफल किया था, हाथ से हाथ जोड़ना होगा, कंधे से कंधा मिलाना होगा। आपका जोश भी काम आएगा, आपका होश भी काम आएगा। आप लोग, कहीं मैं पहुंचूंगा, कहीं आप पहुंचना, पूरे हरियाणा में डोर टू डोर कार्यक्रम के माध्यम से हर घर पर आप पहुंचना, हर विधानसभा क्षेत्र पे मैं जाऊंगा। और मैं ये भी आपसे आग्रह करना चाहता हूं, अनुशासन से चलेंगे। अभी पदयात्रा में चलेंगे तो जो अनुशासन का सिस्टम बनाया गया है, एक रोप बनाई गई है, एक रस्सी बनाई गई है, जिसके आगे जो सीनियर लीडर्स हैं वही आए, बाकी उसके अनुशासन से साथ साथ चलें, पीछे चलें, अनुशासन से चलें। और जो सभी साथी पूछ रहे थे अभी कि एमपी साहब 1 मिनट के लिए भाई जाने से पहले मिलना, कोई कह रहा था कि जी आपसे कोई बात करनी है, कोई कह रहा था कि आपके साथ सेल्फी फ़ोटो खिंचानी है। मैं कहना चाहता हूँ, जाने से पहले नहीं मिलना, मैं जाऊँगा ही नहीं, मैं रात को करने यहीं रुक रहा हूँ। गांधी चौक, देखो आखिरी जो पॉइंट है, जो सुमिता जी कह रही हैं, जो सुमिता जी की आखिरी पॉइंट गांधी चौक है। गांधी चौक पे सेल्फी, क्योंकि रास्ता बड़ा अच्छा चुना, मैं धन्यवाद करता हूँ। इस रास्ते में एक जगह भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का एक चौक है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि हरियाणा में इस चुनाव में जो हमारे वाल्मीकि समाज के भाई हैं, उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया इस लोकसभा चुनाव में हर बूथ पे। उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर जी का चौक है, हम नमन करते हैं। आपने देखा होगा संसद में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ और जब हमारे आसन से जय संविधान के नारे पे टोर टिप्पणी की गई, तो हो सकता है आसन हो उस महान सदन का, लेकिन हम भी सदस्य बन के पहुंचे हैं। तो देश में आपका एक बेटा खड़ा हुआ और कहा कि ये टोर टिप्पणी ठीक नहीं है, जय संविधान के नारे को झुकने नहीं देंगे, जय संविधान के नारे को झुकने नहीं देंगे, और जय भीम के नारे को हम रुकने नहीं देंगे। तो ये मैं जय भीम के नारे को रुकने देंगे। तो एक चौक जो है अंबेडकर चौक पे भी जाएंगे। और गांधी चौक, आपने देखा ये सरकार जब दोबारा शुरू हुई, अभी दोबारा से सारे सांसदों का गठन हुआ, और जब सेशन हुआ तो उन्होंने 2 मिनट का मौन रखवाया। किसके लिए रखवाया? 2 मिनट का मौन रखवाया, इमरजेंसी, राजनीति ले आए। अगर मौन रखा जाना चाहिए, हिंदुस्तान की किसी सरकार बने और संसद में मौन रखा जाए, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए रखा जाए, शहीद आजम भगत सिंह और महात्मा गांधी के लिए रखा जाए। मौन रखा जाए तो उनकी शहादत पे रखा जाए, मौन रखा गया। मैं समझता हूं कि आज बड़ा अच्छा रूट है। आखिरी पॉइंट पे गांधी चौक पे भाई हम गांधी चौक पे 2 मिनट का, इन्होंने तो मौन रखा किसी और वजह से, हम मौन रखेंगे
1857 से लेकर 1947 तक, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद आजम भगत सिंह, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी तक, जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए कुर्बानियां दी, उनके लिए मौन भी रखेंगे। लेकिन अभी यहाँ से लेकर और गांधी चौक तक अनुशासन में पीछे पीछे रहना, उस रोड के पीछे चलना, साथ साथ चलना, इसमें भाई अनुशासन से कौन